हाँ, तो संस्कृत की इस क्लास में सभी के बच्चों का, कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे समास की। समासः समसनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अनेक पदानाम एकीभवनम समासः, अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना भी समास कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक साथ नए पद का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर इस प्रकार लिख दिया जाए कि उनके आकार में कमी हो जाए पर अर्थ में कमी न हो। तो हमने अभी कहा ना कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, या अनेक पदानाम एकीभवनम समासः। अब समास में एक चीज और आता है, विग्रह। तो हम विग्रह के बारे में देख लेते हैं। समस्त पद हो गया और दूसरा है विग्रह। विग्रह की परिभाषा लिखी गई कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यों को विग्रह कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वृत्ति क्या है। वृत्ति क्या है? मूल पद के अर्थ से भिन्न समुदित अर्थ के कथन की प्रक्रिया वृत्ति कहलाती है। वृत्ति अर्थात मूल पद के अर्थ से भिन्न समुदित अर्थ के कथन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। वृत्ति 5 प्रकार की होती है। वृत्ति के प्रकार में देख लें। पहला है समास वृत्ति, दूसरी है एक शेष वृत्ति, तीसरा है तद्धित वृत्ति, चौथा है कृत वृत्ति, पांचवा है सनाद्यंत धातु वृत्ति। और अब आगे बढ़ते हैं हम समास के प्रकार में। समास मुख्य रूप से तो ऐसे संस्कृत में समास 5 ही प्रकार का होता है, लेकिन अब यहाँ पर आप समास के कुल 6 भेदों को जानेंगे। अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुव्रीहि। अब देखिए, द्विगु और कर्मधारय नियमतः तत्पुरुष का ही भेद है, इसलिए हम एक बात कह सकते हैं कि द्विगु और कर्मधारय जो है, इसको अगर इकट्ठे तत्पुरुष में समाहित कर दिया है तो ये 4 समास के भेद हुए। और एक पहला समास होता है केवल समास, जो कि आपके पोर्शन में नहीं है। तो 5 प्रकार के समास होते हैं। अष्टाध्यायी में भी कहा गया समासः पंचधा। तो मतलब कि समास 5 प्रकार के होते हैं। अब तो वहाँ पर केवल को भी समास माना गया, लेकिन जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं वो है 6 प्रकार के समास: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? इस विवक्षा होने पर इसका अर्थ कर सकते हैं अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव। अर्थात जो पहले अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव कहलाता है। इस समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्यय होता है, अर्थात कोई संज्ञा पद होता है, और समस्त पद क्या होता है? अव्यय हो जाता है। अर्थात जब समास कर देते हैं तो जो नया पद बनता है वो भी अव्यय बनता है। इसलिए इस समास का 2 सूत्र है, अव्ययी भावः और अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावः अधिकार सूत्र है और अव्ययी भावश्च कहता है कि अव्ययी भाव समास इसके अधिकार क्षेत्र में जितने पदों में समस्त पदों में समास हो, जितने विग्रहों का समस्त पद बनाया जाए
उनकी अव्ययी भाव संज्ञा हो, और अव्ययी भाव से कहता है कि और वह नपुंसक लिंग में हो। अर्थात प्रायः यह समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और अगली विशेषता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। देखिए, इसका सूत्र हालांकि आप लोग समझे रहेंगे ठीक रहेगा, और अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी काम चल जाता है उदाहरण से, लेकिन सूत्र जरूरी होता है किसी भी चीज़ का। तो देख लें, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। अब यह समास अव्यय के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अर्थाभाव और वृद्धि के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, अर्थ के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, यथा के अर्थ में, आनुपूर्व के अर्थ में, योगपद्य के अर्थ में, सादृश्य अर्थात समानता, संपत्ति समृद्धि, और यहाँ वृद्धि का अर्थ है जो है अवनति, तो साकल्य इत्यादि के कथन में मतलब अव्ययी भाव समास होता है। अब हम बढ़ेंगे उदाहरण की तरफ। तो पहला होगा विभक्ति के अर्थ में हरौ इति। यह क्या है? विग्रह है। और समास क्या बना? अधिहरि। अब आत्मनि इति अध्यात्म। इसी तरह से अगले में देखें, नद्याः समीपम। यहाँ पर समीपम और नद्याः दो पद हैं। नद्याः पद क्या है? एक संज्ञा है, और समीपम अव्यय पद है, तो समीपम के स्थान पे उप हो जाएगा, और नदम पूरा पद नपुंसक लिंग में नद्याः समीपम। समृद्धि अर्थ में मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, वृक्षाणाम समृद्धि सुवृक्षम। अर्थ के अभाव के अर्थ में, जैसे मच्छिका नाम अभाव, इसमें निर अव्यय लग जाता है तो हो जाएगा निर्मच्छिकम। इसी तरह से अत्यय अर्थात किसी चीज़ की अति के अर्थ में अति अव्यय जहाँ आता है वह है हिमस्य अत्ययः अति हिमम। अब आगे देख लें अगला उदाहरण, असंप्रति। अर्थात किसी चीज़ की जब अति होती है, जिसे कहते हैं कि निश्चित रूप से वो उचित नहीं है, इस अर्थ में भी अति अव्यय ही आता है। तो जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम, स्वप्न संप्रति न युज्यते अति स्वप्नम। शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, जैसे हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु। दोनों उदाहरण को देख लें। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु। अब इसके साथ ही साथ पश्चात के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में कौन कौन से पद हैं? पश्चात विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। यथा के अर्थ में, यथा के अर्थ में पहला उदाहरण रूपस्य योग्यम अनुरूपम, गुणस्य योग्यम अनुगुणम, गृहम गृहम प्रतिगृहम। यथा के अर्थ में हो रहा है बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, हरेः सादृश्यम स हरि, रूपस्य सादृश्यम स्वरूपम। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण को भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, वर्णस्य अनुपूर्वेण अनुवर्णम,
तो युगपद के अर्थ में चक्रेण युगपद सचक्रम, चक्र के साथ हर्षेण युगपत, युगपत का अर्थ है साथ में, तो सहर्षम हो जाएगा। संपत्ति के अर्थ में होता है छत्राणाम संपत्ति सुछत्रम। तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम, मर्यादा के अर्थ में आमरणात् आमरणम, आजीवनात् आजीवनम। अंतवचन अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में जब विग्रह वाला वाक्य होता है तो एक पद क्या होता है, अव्यय होता है, और एक पद कोई न कोई संज्ञा होता है। लेकिन जब समस्त पद बनता है तो पूरा पद अव्यय हो जाता है और पूरे में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और इन उदाहरणों को हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड मिलते रहें।